अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेवॉन अकेडमी। जी बच्चों, आज से हम एमडी कैट के बायोलॉजी के लेक्चर चैप्टर वाइज अपने इस चैनल पर अपलोड किया करेंगे और इस चैप्टर से हमने आगाज़ लिया है, उसका नाम है द सेल और उसके टॉपिक सेल मेम्ब्रेन को आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे वीडियो और मज़ीद बनाता रहूँगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, फिर अकरेंस देखेंगे, फिर लोकेशन, फिर केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से बना होता है, और फिर उसके बाद हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे और देन मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से मॉडल पेश किए गए, और लास्ट में हम टॉप 5 क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, जो कि आप लोगों ने उनके आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है बच्चों? इट इज द बाउंड्री ऑफ, ये क्या बच्चों? बाउंड्री है किस चीज की? ऑफ प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म की। अब व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं बच्चों लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। अब लिविंग कंटेंट ऑफ सेल को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब लिविंग कंटेंट सेल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है न्यूक्लियस और दूसरा क्या आता है? साइटोप्लाज्म। इन दोनों को क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इन दोनों की बाउंड्री को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी नेम है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा लीमा भी है, प्लाज्मा लीमा भी है, लीमा कहते हैं मेम्ब्रेन को। अब हम बात करेंगे अकरेंस की। अकरेंस में हमने देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन सेल में पाई जाती है। तो बच्चों, ये दोनों टाइप ऑफ सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। अब प्रोकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। एंड यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? सेल, एनिमल सेल, ठीक है, फंजाई, एल्गी, ये सारे सेल कौन से हैं? यूकैरियोट्स। अब इनकी लोकेशन भी देखनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोकेशन। अगर तो बच्चों प्रोकैरियोट्स होंगे तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाई जाएगी? बीनीथ द सेल वॉल होगी। कहाँ बच्चों? बीनीथ द सेल वॉल। जबकि अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो ये बीनीथ द सेल वॉल भी होगी यूकैरियोट्स में, और आउटर मोस्ट बाउंड्री भी होगी यूकैरियोट्स में। अगर तो हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में ये क्या है बच्चों? आउटर मोस्ट बाउंड्री है। क्या है बच्चों? आउटर मोस्ट बाउंड्री है इन एनिमल सेल। जबकि प्लांट सेल, फंजाई में, एल्गी में, इन सब में ये क्या है? पाई जाती है बीनीथ द सेल वॉल। इट इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल। दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले लिपिड्स, इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है बच्चों। सबसे पहले लिपिड जो कि 20 to 40% प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। एंड सेकंड नंबर पर प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स कितनी होती हैं? 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं। और स्मॉल अमाउंट में क्या पाए जाते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट्स में, याद रखना है आप लोगों ने। ये थी बच्चों इसकी केमिकल कंपोजिशन। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वही तीन चीज़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे लिपिड्स की। इसकी बच्चों लिपिड्स में मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स काफ़ी टाइप्स के पाए जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? फास्फोलिपिड्स होते हैं एंड कौन से होते हैं बच्चों? कोलेस्ट्रोल। कि बेसिकली दो टाइप्स के लिपिड पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब आप देख सकते हो कि ये फास्फोलिपिड्स, ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं इसके बेसिकली दो रीजन होते हैं, एक हेड और दूसरा क्या होता है बच्चों? टेल। अब आप इस डायग्राम में देखो तो बच्चों ये जो ब्लू पार्ट है दैट इज द हेड ऑफ अ फास्फोलिपिड्स, एंड ये रेड वाली ये क्या है बच्चों? टेल है, और ये वाला ब्लू पार्ट हेड है किसका? फास्फोलिपिड का। तो ये है फास्फोलिपिड। एंड कोलेस्ट्रॉल, ये पर्पल कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या बच्चों? कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड्स
का कौन कौन से दो, फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड के दो रीजन होते हैं, एक हेड एंड टेल। जो हेड होते हैं बच्चों ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हेड क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि टेल्स कैसी होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं। ये आपको एमसीक्यू से वाले से याद रखना है। अगर अगर एमसीक्यूज आए कि टेल्स विच ऑफ द पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड फेसेस ईच अदर, तो आपने क्या लगाना, टेल की। टेल क्या कर रही है, एक दूसरे को फेस कर रही है। जब के विच ऑफ द पार्ट फास्फोलिपिड फेस द एक्वस मीडियम दैट इज हेड, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो होप्स तो क्या आपको समझ आ गई होगी। एंड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है बच्चों, आगे हमने देखना है दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर में दूसरा पार्ट क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन्स दो तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। एक टाइप है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एंड दूसरी टाइप है बच्चों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बच्चों आप इस डायग्राम में देखें तो कुछ प्रोटीन्स क्या हो रही हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस कर रही हैं। क्या कर रही हैं बच्चों, क्रॉस कर रही हैं। इन प्रोटीन्स को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन या दूसरा नाम इनका होगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या बच्चों, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं इनको। जबकि एक्सट्रीम कुछ प्रोटीन्स कैसी हैं, या आउटर या इनर साइड पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लिंक कर रही हैं, जस्ट लिंक कर रही हैं। उन प्रोटीन को कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या उनका दूसरा नाम है बच्चों पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बच्चों, पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। ये थी बच्चों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन फर्दर दो तरह की होती है। एक क्या थी होती है बच्चों, कैरियर प्रोटीन, और एक होती है चैनल प्रोटीन। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। जो कैरी प्रोटीन होती हैं वो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। क्या कहा मैंने, अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, शेप चेंज। जबकि ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती। इनके थ्रू दोनों तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, दोनों तरह की ट्रांसपोर्ट होगी। जबकि चैनल प्रोटीन के थ्रू ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। होप सो आपको इधर तक समझ आ गया कि दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कैरी प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। दोनों का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है। बट कैरी प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करवाती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करवाती है, जबकि चैनल प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट ही करवाती है। आगे बच्चों तीसरा जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आगे बच्चों जो तीसरा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोकैलक्स। क्या बच्चों, ग्लाइकोकैलक्स। बच्चों ग्लाइकोकैलक्स में क्या है कि अब मैंने बात की थी, हमने स्ट्रक्चर में केमिकल कंपोजिशन में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स भी प्लाज्मा में मौजूद हैं स्मॉल अमाउंट में। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट्स ये फास्फोलिपिड के साथ अटैच होंगे तो क्या बना देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। क्या बना देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। एंड जब ये प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये मैश लाइक नेटवर्क बनाते हैं आउटसाइड द सेल। मैश लाइक नेटवर्क बनाते हैं आउटसाइड या एक्स्ट्रा सेलुलरली, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलक्स। उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलक्स कहते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोकैलक्स इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली या इंट्रा सेलुलरली, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स्ट्रा सेलुलरली मौजूद होते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल, यानी स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोकैलक्स। ग्लाइकोकैलक्स में बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इन दोनों की बात करेंगे कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज एंटीजेनिक फंक्शन। एंटीजेनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंटीजेनिक फंक्शन से क्या मुराद है, कुछ इसका दूसरा नाम होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी कि ये हेल्प करते हैं कि इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आया ये हमारी ही बॉडी का सेल है या बाहर से कोई माइक्रोब्स या कोई फॉरेन बॉडी का सेल है, मतलब कोई फॉरेन बॉडी आके उसको डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। लेट्स सपोज कि ये क्या फॉरेन सेल यानी कि बाहर का सेल है और ये होस्ट सेल यानी कि हमारी बॉडी का सेल है। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, आएगा और देखेगा कि इसको डिटेक्ट करेगा, तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा ये हमारी बॉडी का ग्लाइकोकैलक्स है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स हैं। जबकि ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। और दूसरी एग्जांपल देखें,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किस तरह ये हेल्प करता है एंटीजेनिक फंक्शन कि अगर लेट्स सपोज ये हॉस्ट सेल के आरबीसीज और ये डोनर सेल के आरबीसीज है, तो हॉस्ट सेल के आरबीसीज में अगर एंटीजन ए होगा यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स कौन सा होगा, ए टाइप का, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, ए टाइप का। अब ये ए टाइप का ग्लाइकोकैलिक्स है यानी कि एंटीजन नहीं है, ए ब्लड ग्रुप है। लेकिन लेट्स सपोज के डोनर सेल बी ब्लड ग्रुप वाला इसे देते हैं, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, नहीं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है, बाहर का सेल है। तो ये क्या करेगा, आरबीसी को क्या करने लग जाएगा, किल करने लग जाएगा और ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये था बच्चों एंटीजेनिक फंक्शन किसका, ग्लाइकोकैलिक्स का। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ये दो ही फंक्शन परफॉर्म करता है, एक फ्लूइडिटी में हेल्प करता है, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में, एंड दूसरा बच्चों ट्रांसपोर्ट में। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ सेल टू अडॉप्ट इट्स शेप एंड मूवमेंट, यानी कि उसकी कितनी एबिलिटी है शेप और मूवमेंट को अडॉप्ट करने की सेल की। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। अगर बच्चों आप ऊपर वाले डायग्राम्स में देखें सेल मेम्ब्रेन की, कि ये फास्फोलिपिड्स के दरमियान स्पेस क्या है, ज्यादा है, फास्फोलिपिड के दरमियान क्या स्पेस ज्यादा है, जबकि नीचे वाले डायग्राम में देखोगे तो इनके दरमियान फास्फोलिपिड के दरमियान स्पेस है ही नहीं या ना होने के बराबर है। तो अगर ऊपर वाले डायग्राम में फास्फोलिपिड्स के दरमियान अगर स्पेस मौजूद है, तो इसका मतलब फास्फोलिपिड्स क्या करेंगे, इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ऊपर ज्यादा है, जबकि नीचे ना ही मूव कर सकते हैं ना ही अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, तो फ्लूइडिटी क्या है, कम। आगे समझ नहीं आ गई। तो बच्चों फ्लूइडिटी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक है टेम्परेचर के ऊपर, एक कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, और लास्ट में नेचर ऑफ फैटी एसिड, कि फैटी एसिड की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब इन तीनों का मतलब क्या है, किस तरह डिपेंड करती है, वो हम देखते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो अगर टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर क्या हो बच्चों, हाई हो, जैसे कि समर सीजन में, तो क्या होता है, फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाती है, फास्फोलिपिड के दरमियान स्पेस ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या आप एक दूसरे के साथ चिपक चिपक बैठना पसंद करोगे, नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी भी हीट रेडिएट कर रही है और दूसरे की बॉडी भी हीट रेडिएट कर रही है, तो आप दूर दूर बैठना पसंद करोगे। इसी तरह बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड्स भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और क्यों होते हैं, ताकि हीट क्या हो, एस्क्रीट हो, हीट क्या हो, एस्क्रीट हो। एंड जब टेम्परेचर कम होता है सर्दियों में, तो क्या होता है बच्चों, फास्फोलिपिड एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, जैसे हम सर्दियों में क्या होता है, सुगड़ कर बैठते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या होता है, ताकि हीट कंजर्व रहे, हीट एस्क्रीट ना हो। आगे समझ नहीं आ गई। तो एक तरह ये किस में हेल्प कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होम्योस्टेसिस में भी हेल्प कर रही है। तो इसका मतलब अगर एमसीक्यू होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है होम्योस्टेसिस में, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि ये टेम्परेचर को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। आगे क्या, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एक्ट करता है एज अ ग्लू, कोलेस्ट्रॉल करता है एक्ट एज अ ग्लू, काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये फास्फोलिपिड को एक दूसरे के साथ क्या करता है, चिपका कर रखता है, तो एक दूसरे के करीब करता है। तो बच्चों अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब फास्फोलिपिड क्या हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। देखो कोलेस्ट्रॉल क्या ज्यादा, अगर कम होगा तो दूर दूर होंगे। तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एंड कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हुआ, अगर कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हुआ, तो फ्लूइडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फास्फोलिपिड एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि शेप एंड मूवमेंट अडॉप्ट नहीं हो सकेगी। नेचर ऑफ फैटी एसिड पे किस तरह डिपेंड करता है बच्चों, फैटी एसिड के दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। इनसे क्या मुराद है, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, फास्फोलिपिड देखें तो उसके दो क्या होते हैं, हेड होता है जो कि फास्फेट ग्रुप होता है, नीचे क्या होती है, फैटी एसिड की टेल होती है, चेन होती है। अगर तो सैचुरेटेड हुए तो क्या होगा बच्चों को, स्ट्रेट चेन होगी। अगर तो अनसैचुरेटेड हुए तो एक स्ट्रेट चेन होगी, एक क्या होगी बच्चों, बेंट टेल मिलेगी हमें। तो इसका मतलब बेंट टेल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, स्पेस ज्यादा कवर करेगा, स्पेस ज्यादा कवर करेगा, तो फास्फोलिपिड के दरमियान क्या हो जाएगी, स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हुए तो फास्फोलिपिड के दरमियान स्पेस ज्यादा होगी, अगर स्पेस ज्यादा होगी तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी, एंड फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन जब सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो बच्चों फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों ये था फ्लूइडिटी का कंसेप्ट, होप सो आप सबको समझ आ गया होगा।
एंड दूसरा जो फंक्शन लिपिड परफॉर्म करते हैं वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है। अगर वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज क्या है, स्मॉल है, और जो कि नॉन पोलर हैं, यानी कि लिपिड सोलुबल हैं, लिपिड सोलुबल हैं, और जो अनचार्ज्ड हैं वो तो लिपिड्स के थ्रू इजीली क्या कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो याद रखना है, जिनका साइज स्मॉल, नॉन पोलर, अनचार्ज, किसके थ्रू हो जाते हैं, लिपिड के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनका साइज लार्ज हो, जो पोलर हो और जो चार्ज्ड हो, वो कैसे ट्रांसपोर्ट, उनकी कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, तो उनके लिए बच्चों क्या है, प्रोटीन्स हैं। फंक्शन प्रोटीन में सबसे पहला क्या आता है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट करते हैं किन किन मॉलिक्यूल की, जो कि क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, जो कौन से होते हैं, पोलर होते हैं, और जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी किससे ट्रांसपोर्ट होती है, प्रोटीन्स के जरिए। अब दो तरह की प्रोटीन हमने पढ़ी थी, एक थी इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये कौन सी है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये कौन सी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो बच्चों ये कैसे करती हैं, क्या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, आगे समझ नहीं आएगी तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी। कौन कौन से मॉलिक्यूल, चार्ज, पोलर एंड लार्ज ग्रुप के मॉलिक्यूल क्या करेंगी, लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल है, इससे क्या कर देगा, पास करते हुए जो पोलर है पास करके सेल में आ जाएगा। तो ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन हेल्प करते हैं। और इस टाइप की ट्रांसपोर्ट को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये करियर डिफ्यूजन भी कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे क्या, रिसेप्टर, कुछ प्रोटीन क्या है, एक्ट करती हैं एज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर से मुराद क्या है कि लेट्स सपोज कि एक सेल है जिसके अंदर क्या है बच्चों, एक वेजिकल है, जिससे ये केमिकल क्या होने हैं, स्क्रीट होने हैं। इसको स्क्रीट करने के लिए इसको कोई सिग्नल चाहिए। तो सिग्नल कैसे है कि लेट्स सपोज के एक हार्मोन है, हार्मोन आकर अटैच होगा इस रिसेप्टर पर। ये रिसेप्टर क्या बच्चों, बेसिकली प्रोटीन है। जब से इस रिसेप्टर के ऊपर हार्मोन अटैच होगा तो ये क्या कर देगा, सिग्नल जनरेट करेगा जो कि इसको स्टिमुलेट करेगा, और केमिकल क्या हो जाएंगे, स्क्रीट हो जाएंगे। एंड कुछ प्रोटीन क्या एक्ट करते हैं, रिसेप्टर। एंड कुछ प्रोटीन्स क्या एक्ट करती हैं, एक्ट एज अ एंजाइम, जैसे फॉर एग्जांपल एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या बच्चों, एडिनाइलेट साइक्लेज की क्या करता है, ये एटीपी को किस में कन्वर्ट करता है, सीएएमपी में। अब सीएएमपी क्या करता है, ये आपके कंसेप्ट मतलब बियॉन्ड लेवल। अब ये सीएमपी क्या करता है, ये आपके लेवल से बियॉन्ड है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, सेकंड मैसेंजर सिस्टम में हेल्प करता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह जब मेडिकल के लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसमें बताऊंगा सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता क्या है। तो बच्चों आगे है टाइप्स ऑफ मटेरियल, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सॉरी, ये मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन कौन से पाथवे यूज होते हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, पैसिव होती है, एक्टिव होती है, फिर उनकी टाइप्स क्या, फर्दर सब हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे मॉडल्स की, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से मॉडल पेश किए गए। तो बेसिकली दो मॉडल पेश किए गए, एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एक था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता था, ये कहता था कि जो लिपिड बाई लेयर है, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, जो कि प्रोटीन की लेयर कैसी है बच्चों, कंटिन्यूअस लेयर है। और एक किसने प्रपोज किया था, रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था इन 1959 में। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता था कि प्रोटीन की लेयर कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि कैसी है, ये प्रोटीन लेयर एम्बेडेड, प्रोटीन कैसी है, एम्बेडेड है बिटवीन लिपिड बाई लेयर के दरमियान कैसी है, एम्बेडेड है। ये क्या कहता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता था। और किसने प्रपोज किया था, सिंजर निकलसन ने इन 1972। अब एक एमसीक्यूज आता है कि हाइड्रोफोबिक रीजन कौन बनाता है। बच्चों हाइड्रोफोबिक रीजन इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के तहत कौन बनाता है, कि दो चीजें बनाती है। कौन कौन सी, बल्कि सॉरी एक चीज बनाती है, वो है टेल्स ऑफ फास्फोलिपिड। हमने अभी देखा था फास्फोलिपिड में हेड क्या था, हाइड्रोफिलिक था, जबकि टेल क्या थी, हाइड्रोफोबिक। तो टेल क्या बनाती है, हाइड्रोफोबिक रीजन बनाती है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, याद रखना है फास्फोलिपिड्स। जबकि अगर हम देखें हाइड्रोफिलिक रीजन दो चीजें बनाती हैं, एक प्रोटीन और दूसरी हेड ऑफ फास्फोलिपिड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, हाइड्रोफिलिक रीजन बनाते हैं। ये आपको एमसीक्यूज आना चाहिए, और सो आपको समझ लगी होगी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपको आने चाहिए। आर प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैसी है, ग्लोबुलर नेचर है। कुछ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो टर्शियरी का मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा ग्लोबुलर। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रोटीन्स की होती है सेल मेम्ब्रेन में। और सारे कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ना कोई पॉलीसैकेराइड है ना मोनोसैकेराइड्स है प्रेजेंट। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में प्रेजेंट होंगे। एंड साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है साइटोसोलिक, यानी कि इंट्रा सेलुलर साइड पर। आगे समझेंगे साइटोस्केलेटन। एंड ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है बाय कैरियर प्रोटीन्स, यानी कि फैसिलिटी डिफ्यूजन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतालिक, आपको ये आने चाहिए। होप सो कि आपको रिमाइंड मिल गया होगा।
जैसा कि मैंने कहा था कि हम लास्ट में टॉप 5 क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्मा। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय, किससे प्रोवाइड होता है ये भी आपने बताना है। लिपिड से होता है, प्रोटीन से होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट से होता है, ये आपने बताना है। फिर अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ये बताना है आपने। और कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक रीजन में पाया जाता है। एंड लास्ट में एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं। और इनकी डिटेल मतलब इनके आंसर मैं भी इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। सो अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।